हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कभी इसे स्किप ना करें। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच हेल्प अस टू फाइंड द हाइट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट्स विच आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो टॉपिक है उसे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं और ये टॉपिक हमें काफ़ी हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो हाइट या डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। आप सोचते होंगे कि हम तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस क्यों लिखा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो टॉपिक है पहले हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों बाद इस टॉपिक को भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ इंक्लूड किया गया और अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्जाम्स में आ जाता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा और समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, एक पोल है और एक ऑब्जर्वर है। बात करूँ ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्जर्वर अगर इस पोल के किसी डिस्टेंट पॉइंट पे देखता है तो उसकी आंखों से जो एक इमेजिनरी लाइन निकलती है उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। तो ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। और अगर ये लाइन ऑफ साइट जो है, स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट जो है, वो अगर अर्थ के सरफेस से या फिर ग्राउंड से पैरेलल है तो इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर ये जो ऑब्जर्वर है अब क्या कर रहा था, वो किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में देख रहा था, अब अगर टॉप ऑफ द पोल देख रहा है तो फिर यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होगा, एनी गेसेस? So in this case the line of sight is nothing but the line drawn from the eye of an observer to the top of the pole. अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइन ऑफ साइट जो ऊपर है हॉरिजॉन्टल लाइन के और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक काम करेंगे, इसमें एक नाम दे देते, समझो अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। So the angle of elevation is nothing but the angle formed between the horizontal line and the line above the horizontal line and the line above. So the So here the angle of elevation is nothing but the angle formed between the horizontal line and the line of the side which is above the horizontal line. So what if अगर ये जो ऑब्जर्वर है, अगर दूसरे केस में अगर बॉटम ऑफ द पोल की तरफ देखें तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होगा, एनी गेसेस? So here the line of sight below the horizontal line is a line drawn from the eye of an observer to the bottom of the pole. इस केस में भी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन व्हिच इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा और ये जो एंगल है हम इसे नाम दे देते हैं बीटा। और इस बीटा का जो नाम है, ये जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। So the angle of depression is nothing but the angle formed between the horizontal line and the line of sight which is below the horizontal line.
So I hope you all understand the basic idea of the angle of elevation and angle of depression. So here we can understand it with the help of the diagram. So here we can understand angle of elevation and angle of depression more clearly with the help of this table. So if the line of sight is above the horizontal line, above the horizontal line, the angle formed is angle of elevation. And if the line of sight is drawn below the horizontal line, then the angle which is formed is nothing but angle of depression. So I hope you all get the basic idea between the angle of elevation and the angle of depression. Here we are with some points which you have to remember while solving questions. So the first point is the angle of elevation and angle of depression are measured with reference to horizontal line. यह भी हमने पढ़ा कि अगर angle of elevation फॉर्म हो रहा है या फिर angle of depression फॉर्म हो रहा है, हमेशा जो या एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, हमेशा हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस में लेके ही सॉल्व करेंगे. ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है ऑल ऑब्जेक्ट्स सच एज टावर, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा शैल बी कंसीडर्ड एज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. तो क्वेश्चन में किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड आउट करना रहेगा, या टावर रहे, बिल्डिंग रहे, माउंटेन रहे, पोल रहे, किसी का शैडो रहे, किसी भी चीज़ का जो हाइट फाइंड आउट करना है वो हम कंसिडर रख के क्या करेंगे कि वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो ग्राउंड के. ऐसा क्यों, कोई रीज़न है? क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ ग्राउंड के परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो कौन सा एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. और हम ट्रिग्नोमेट्री में किससे डील करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से. अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर सकते हैं. इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट्स है, टावर, बिल्डिंग, वो हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए. थर्ड पॉइंट है द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम. अब ये जो हॉरिजॉन्टल हमने जो पोल और ऑब्जर्वर का एग्जांपल किया था उसमें जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था हमने, वो ऑब्जर्वर की आंखों से एक डिस्टेंट पॉइंट के थ्रू बढ़ रहा था. तो उसमें जो ऑब्जर्वर का जो हाइट था वो हमने क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था. और ये पॉइंट के थ्रू यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया था और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो जब तक क्वेश्चन में ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया हुआ है तब तक हम उसको निगलेक्ट करेंगे, और अगर दिया रहेगा तो उसको यूज करेंगे. फोर्थ पॉइंट है द एंगल ऑफ एलिवेशन increases as the observer moves towards the object. ये थोड़ा बेसिक चीज है. अगर समझो ये ऑब्जेक्ट है और मैं ऑब्जर्वर, तो अगर मैं उसकी तरफ देखूं तो ये जो लाइन ऑफ साइट ड्रॉ हो रहा है वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू बनेगा, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन. इसलिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर मैं उसकी तरफ मूव करूं, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट रख के उसकी तरफ मूव करूं, तो क्या हो रहा है, एंगल जो है वो बढ़ रहा है. एक टाइम आएगा जब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा. तो इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस एज द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. फिफ्थ में दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेस एज द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. सेम है जो फोर्थ में बात लिखा था वही फिफ्थ में भी लिखा है, बस इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किस केस में होता है, जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो देखें. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके बिलो कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ साइट जो है वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा. तो अगर मैं इस केस में भी कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखूँ और उसके तरफ मूव करूँ तो क्या होगा, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो इंक्रीज होगा और एक टाइम आएगा जब वो 90 डिग्री रीच कर जाएगा. तो
तो इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होगा जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे. So here we are done with the concept which is required to do this question, whether it is line of sight, angle of depression, angle of elevation. We are all understand what it is. अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे कि ये इसको यूज़ कैसे करें, एंगल ऑफ एलिवेशन यूज़ कैसे करें, कौन से क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन यूज़ होगा, किस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज़ होगा. तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ, और क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन. आप जितने अच्छे तरह से प्रेजेंट करोगे क्वेश्चंस को उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा. और आपको क्वेश्चंस में और एक बात, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री है तो डायग्राम बनाना तो कंपलसरी होता ही है. डायग्राम पे 1 या हाफ मार्क्स होते हैं. तो डायग्राम आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम को विजुअलाइज करना आना चाहिए. तब अगर आपने डायग्राम बना लिया तो वो आपके क्वेश्चन और उसको आंसर निकालने के तरीके को और इजी कर देगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point 20 meter away from its base is 45 degree. So what is the height of the tower? सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है, उसको ड्रॉ करना है एक रफ स्केच में. तो सबसे पहले टावर दिया है और हमने क्या पढ़ा अपने पॉइंट्स को रिमेंबर में कि ऑब्जेक्ट कोई भी हो उसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ग्राउंड के. तो ये टावर बना लेते हैं हम. अब वो जो टावर है, the angle of elevation of a top of a tower from a point is 20 meter away. टॉप से एक पॉइंट अगर ड्रॉ करें वो है 20 मीटर अवे और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री. ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव जो एक लाइन ऑफ साइट है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. तो यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा. हाँ, ये 90 डिग्री है. अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये फाइंड आउट. अब अगर हम इस ट्रायंगल को नाम दें तो ए बी सी, हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है. तो अभी देखिए, हाँ, तो इसमें इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है जिसमें से मुझे सिर्फ एक साइड का नाम पता है 20 मीटर और एक साइड रिक्वायरमेंट है. अगर हम ट्रायंगल देखें तो हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये था परपेंडिकुलर, जो एंगल है उसके रेफरेंस में एडजेसेंट साइड क्या था, बेस था, और 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज. तो हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं तो रेशियोज में हमेशा 2 ही साइड्स आते हैं. तो एक साइड 20 मीटर है और एक जो फाइंड आउट करना है ऑब्वियसली वही रहेगा, मतलब बेस और परपेंडिकुलर. मतलब जो क्वेश्चन है वो किस में आके खत्म हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में. तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें कहाँ देखने मिलता है, एक तो tan थीटा में मिलता है. tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और दूसरा cot थीटा. cot थीटा क्या होता है, tan का अपोजिट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. चलो थोड़ा इसी के साथ फॉर्मूले भी रिवाइज करते चलते हैं. tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. मतलब हम दोनों एंगल से, दोनों रेशियोज से इस ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं. अब प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि लेट BC is the height of the tower and point A is at some distance from the tower to 20 meter and point A makes some angle to the from the horizontal line to the top of the tower with 45 degree. ये सब आप डिफाइन करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा. अगर हम डायरेक्टली स्टार्ट करें तो हमें गिवन क्या है, AB दिया हुआ है 20 मीटर और है थीटा दिया हुआ 45 डिग्री. ये चीज गिवन है और फाइंड आउट करना है BC फाइंड आउट करना है. अब हमें पता है ये दोनों का जो बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो या तो tan थीटा में आता है या cot थीटा में आता है. तो हम दोनों तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. अगर मैं tan थीटा की बात करूं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB. अभी मैं थीटा की जगह पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या बन जाएगा, tan 45 डिग्री. BC का वैल्यू नहीं दिया है तो
तो हम सपोज कर लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू x, जो फाइंड आउट करना है उसको एक वैल्यू कंसीडर कर लिया x, तो x अपॉन AB दिया हुआ है 20। हाँ, tan 45 डिग्री कितना होता है, मैंने आपको ट्रिक बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करने का, कैसे हमें याद रखना है, रिमेंबर रखना है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 इज इक्वल टू x अपॉन 20। अब 20 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 21 जा, तो अब बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू के केस में क्या होता है, हम नंबर्स को या टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 जा 20, मतलब मुझे यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 20। अब जो ट्रायंगल के डायमेंशंस थे उसमें जो एक डायमेंशन है वो मीटर में है, दूसरा भी मीटर में रहेगा। इसका मतलब है जो हाइट ऑफ द टावर है, therefore height of the tower is 20। so how it is simple। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, shadow of a 10 meter long pole is 10√3 meter, find the angular elevation of the sun। क्वेश्चन को अगर पहले अंडरस्टैंड करें तो क्या दिया हुआ है, शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल, सबसे पहले पोल की बात कर रहे हैं, पोल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने पोल ड्रॉ किया। अब पोल का जो शैडो है वो कितना है 10√3 मीटर। अब जाहिर सी बात है अगर ये पोल का जो शैडो है वो कैसा बनेगा, ग्राउंड पे बनेगा, ग्राउंड के पैरेलल ये उसका शैडो रहेगा, और हम शैडो का जो टॉप है और पोल का जो टॉप है दोनों को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। इसका अगर नाम दे दें तो A B and C, A B and C। और क्या दिया हुआ है, शैडो ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग पोल। पोल जो है, पोल का जो हाइट है वो 10 मीटर दिया है और उसका जो शैडो बन रहा है वो 10√3 मीटर बन रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 10√3 मीटर फॉर्म हो रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। अभी इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो हमें याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट ड्रॉ होता है, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, ये रहेगा। समझा। अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्राई करें तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले AB इज 10 मीटर और BC इज 10√3 मीटर। अब मैंने गिवन लिखने के बाद सेकंड जो स्टेप है वो हमें देखना है कि किस किस का रिलेशन बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में भी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, दो ही चीज गिवन है, और तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल तो रेशियोज में है, तो हमें साइड्स में क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये दोनों का रेशियो कब रहता है, सेम tan और cot में, तो दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे तो बन जाएगा। एक काम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में tan यूज किया था, इस क्वेश्चन में cot यूज करेंगे। tan से भी हो जाएगा, cot से भी होगा। cot थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है BC और परपेंडिकुलर है AB, तो BC अपॉन AB। अब अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है तो cot थीटा, BC जो है वो 10√3 और AB जो है वो 10। यहाँ तक सबको समझा, बस मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, फिर यहाँ पे 10 और 10 कैंसिल, बचा √3। अब मुझे बताओ कि cot के टेबल में √3 कौन से डिग्री में बनता है, यस, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cot के टेबल में √3 कब बनेगा, 30 डिग्री, तो थीटा कितना मिलेगा 30 डिग्री। समझा। अगर सेम में tan से भी ट्राई करूं, tan से भी सेम होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 10 अपॉन 10√3, 10 और 10 कैंसिल, बचा 1 अपॉन √3। अब tan के टेबल में 1 अपॉन √3 कौन से डिग्री में आता है, 30 डिग्री में, तो यहाँ से भी थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा 30 डिग्री। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है,
ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ship. ये पहले दो क्वेश्चन हम लोग ने एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर किए. अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे ट्राई करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को रीड करके उसका डायग्राम विजुअलाइज करना. तो इसमें लाइट हाउस की बात कर रहे हैं, तो लाइट हाउस यहाँ पे अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो ड्रॉ होता है. अभी ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप पे से उसने दो शिप को आते हुए दिखा है, तो इसलिए जो एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऊपर ऐसा बनेगा जो कि ग्राउंड सरफेस जो है ग्राउंड सरफेस के पैरेलल हो. अब क्या होगा, यहाँ पे दो शिप ड्रॉ कर लेते हैं. ये पहला पॉइंट है शिप का और ये सेकंड पॉइंट है, तो ए बी और ये पॉइंट सी. अब लाइट हाउस के टॉप पे से जो उसने फर्स्ट शिप को देखा, ये वो लाइन ऑफ साइट है. और जो सेकंड शिप को देखा ये वो लाइन ऑफ साइट है. सॉरी थोड़ा सीधा बन गया. हाँ, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो. अब पहले वाला जो शिप है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ना. तो जो पहला शिप ए था उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का. और दूसरे शिप के बीच में जो एंगल है वो बनेगा 45 डिग्री का. और क्या दिया हुआ है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस. पहला जो शिप है वो दूसरे शिप के जस्ट बिहाइंड है और उसी लाइन में है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप. हमें फाइंड क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ऑल क्लियर. और हमें क्या दिया हुआ है, लाइट हाउस का हाइट दिया है 75 मीटर, तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं. अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े. हमने सक्सेसफुली डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्राइंगल तो यहाँ पे बन रहा है लेकिन एंगल तो ट्राइंगल के बाहर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे. मैं बताता हूँ. अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राउंड के पैरेलल है. इसका अगर रफ फिगर एक और बनाए, ऐसा कुछ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ग्राउंड, दोनों आपस में पैरेलल. और ये जो लाइन है पहला लाइन ऐसा कुछ है जिसमें वो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री का. ऐसा कुछ आपने देखा रहेगा, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो या पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है. और ऐसा कुछ अगर फिगर बने तो हमेशा ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल रहता है, ये भी 45 होगा. किस रूल से, अल्टरनेट एंगल. ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, अल्टरनेट है, इसलिए ये भी 45 ये भी 45. समझा. ये दोनों, ये 45 ये 45 क्यों होगा, क्योंकि कभी भी अगर दो पैरेलल लाइंस एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर उसमें एक दूसरा स्ट्रेट लाइन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट्स पे, तो वो जो एंगल फॉर्म होगा एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, उसे हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं और दोनों आपस में इक्वल होते हैं. तो ये भी 45 ये भी 45, जिसका मतलब है ये जो 45 था तो यहाँ पे भी 45 डिग्री फॉर्म होगा और जो पहला 30 डिग्री था यहाँ पे भी 30 डिग्री फॉर्म होगा. ये सब समझा. अगर इसको रफ करें, अगर फिर से डायग्राम देखें तो इसमें हमें दो चीज है, एक ये डायग्राम है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास दो चीज है, तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरे डायग्राम के लिए या दूसरे ट्रायंगल के लिए हमारे पास दो चीज है, तीसरा सेम है, दोनों में कंडीशन. तो अगर मैं एक और इसको भी नाम देते हैं ABCD. तो अगर पहले डायग्राम की बात करें, इन ट्रायंगल BCD
क्या रहता है हमारा, जो गिवन है उसको लिख ले पहले कहीं पे। तो एंगल ए इज 30 डिग्री, एंगल बी इज 45 डिग्री एंड एंगल साइड सी डी इज 75 मीटर। ये हमारा गिवन था और हमें फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। अब कुछ ना कुछ तो इसे भी कहना पड़ेगा, इसलिए एक काम करते हैं, ये एक्स, ये जो डिस्टेंस है उसको एक्स ले लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है उसे वाई। तो लेट ए बी इज एक्स एंड बी सी इज वाई। अब अगर क्वेश्चन सॉल्व करें, पहला जो ट्रायंगल क्या बोला था, इन ट्रायंगल एबीडी, सॉरी बीसीडी, बीसीडी की बात करें तो एंगल सी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो इसमें भी सेम है, दो जो साइड गिवन है y और 75 मीटर, दोनों क्या है, एक परपेंडिकुलर है एक बेस है। तो रिलेशन कौन से दो साइड के बीच में बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में। और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा देता है हमें। तो tan थीटा लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन BC ने CD, CD अपॉन BC। इसमें CD क्या है 75 मीटर और BC है y। tan थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन y। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन y और यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा 75 मीटर। मतलब ये जो वैल्यू है वो भी क्या है 75 मीटर है। अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ACD, ACD जो एंगल C है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो यूज कर सकते हैं। अब ये जो एंगल है उसके रेफरेंस में ये एडजेसेंट है, ये ऑपोजिट है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो इसमें भी जो दो साइड्स के रेशियोज मिल रहे हैं वो हमें क्या देंगे, tan थीटा देंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है CD और बेस है AC। यहाँ तक समझा। अब tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD हमारे पास 75 मीटर है और AC का वैल्यू क्या है, ये पूरा AC कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई मिलेगा। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा। अब अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इक्वल टू है और दो फ्रैक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 ये होगा। यहाँ पे y का वैल्यू मुझे पता है, क्या मिला y का वैल्यू 75, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। तो क्या यहाँ से 75 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या मिलेगा √3। यस ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे क्या 75 प्लस में है ना, तो इक्वल टू भी ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। अब यहाँ पे 75√3 माइनस 75 तो हो नहीं सकता, तो एक काम करते हैं हम 75 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे √3 माइनस 1 कर देते हैं। अब यहाँ तक देखें तो x का वैल्यू 75√3 माइनस 1, या तो हम ये लिखे तो भी चलेगा, लेकिन समझो अगर क्वेश्चन में √3 का जो वैल्यू है वो गिवन रहता 1.73, तो हम यहाँ पे 1.73 भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका अगर फाइनल वैल्यू देखें तो हमें मिलेगा 1.73 माइनस 1। 1.73 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 0.73, और 0.73 को अगर 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो होगा इतना कैलकुलेशंस तो दिमाग में होगा नहीं, एक काम करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.73
into 75, 5 3s are 50, 7 is 35, 36, 3 directly नीचे, 7 3s are 21, 7 7s are 49, 49 plus 2 51 plus 7 4 5 5। अब 2 नंबर के पहले पॉइंट था, मतलब यहाँ पे पॉइंट, तो जो आंसर है वो आ गया 54.75 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, हम आंसर ये भी लिख सकते हैं और जो लास्ट आंसर आया x इज इक्वल टू 54.75 मीटर ये भी लिख सकते हैं। डिपेंड, जब √3 का वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में गिवन है तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, अगर गिवन नहीं है तो हम यहाँ तक करेंगे तो चलेगा। So I hope you all understand the third question. So here we are ready with the fourth question. So fourth question में क्या है, two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. From the top of first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of a second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? तो क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि पहला स्टेप क्या रहेगा, हमेशा क्वेश्चन को रीड करने, क्वेश्चन को रीड करने के बाद अपने दिमाग में डायग्राम किस हिसाब से हो सकता है उसको विजुअलाइज करो और फिर उसको पेज पे ड्रॉ करो। तो अगर क्वेश्चन को फिर से रीड किया जाए तो दो बिल्डिंग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विथ 12 मीटर, और दोनों के बीच में जो रोड है उसका जो विथ है वो 12 मीटर है, डिस्टेंस 12 मीटर है। और पहले बिल्डिंग के टॉप पे, पहले बिल्डिंग का हाइट दिया है 10 मीटर और पहले बिल्डिंग के टॉप पे से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया है सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे। इसका मतलब है फर्स्ट बिल्डिंग छोटा है एज कंपेयर टू सेकेंड बिल्डिंग। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं ऐसा होगा, पहले तो ये सेकेंड बिल्डिंग है और ये फर्स्ट बिल्डिंग है, दोनों के बीच में जो रोड है उसका विड्थ मुझे दिया हुआ है 12 मीटर। काम करेंगे अभी, ये फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है और ये सेकेंड बिल्डिंग का टॉप है। तो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ हुआ है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में हम एक एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री का, एक था और कुछ दिया हुआ है, हाँ फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर। तो इतने चीज हमें गिवन है। अब एक काम करेंगे, ये जो डायग्राम जो भी बना उसको नाम दे देते हैं। तो ए बी सी और ये डी और ई, कुछ पॉइंट्स जो हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम फॉर्म हुआ है वो क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। नहीं, ये स्क्वायर का होता है, रेक्टेंगल का है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये 12 है तो इसके अपोजिट ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 10 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 10। ये समझा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व हो गया। अभी हमें सेकंड बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना था, मतलब हमें इतना डिस्टेंस तो मिल गया 10 मीटर, अब हमें बच रहा है ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना। क्वेश्चन समझ गया, हमने डायग्राम भी सक्सेसफुली ड्रॉ कर लिया है। अब अगर हम क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले क्या करेंगे, आंसर लिखने से पहले जो भी गिवन है वो एक बार देख लेंगे और गिवन को यहाँ पे लिखेंगे। तो गिवन क्या है, DE is 12 मीटर, AB भी 12 मीटर, AD 10 मीटर और BE भी 10 मीटर, और एक एंगल दिया हुआ है मुझे, एंगल A is 60 डिग्री या फिर थीटा, ये इसके इक्वल है थीटा के। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बन रहा है। अभी ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा परपेंडिकुलर से। अब इस एंगल के रेफरेंस में ये हो जाएगा ऑपोजिट या फिर परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है उसके एडजेसेंट में वो होगा बेस या एडजेसेंट साइड। तो अभी सेम है, हमने 3 क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर लिया है। परपेंडिकुलर और एडजेसेंट, यहाँ पे दो साइड्स में, एक साइड गिवन है एक साइड सॉल्व कर रहा है, मतलब ये दो साइड का रेशियो आएगा ना। तो
तो ये दो साइड के रेशियो हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस कब आता है? tan थीटा में। तो इसमें भी हमें सेम tan थीटा ही लगाना है। तो tan थीटा क्या होता है गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। हाँ, ये 10 है और ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो फाइंड आउट करना है वो हमेशा x के इक्वल होता है। तो BC को x ले लिया, AB 10 12 दिया हुआ है। अब अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो थीटा था 60 डिग्री, मतलब tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू BC है हमारे पास x और AB है 12 मीटर। तो 12 tan 60 डिग्री कितना होता है? यस √3। तो यहाँ पे आ गया √3 x अपॉन 12 और ये जो 12 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा 12√3। अब ये जो x का वैल्यू मुझे मिला यहाँ पे 12√3 मीटर। अगर मैं पूरे हाइट सेकंड बिल्डिंग की पूरे हाइट की बात करूं तो क्या मैं 12√3 को और 10 को प्लस कर दूंगा तो वही मिलेगा? तो इसीलिए जो CE है वो क्या बनेगा? 12√3 प्लस 10 मीटर। अब मैंने क्या बताया था, अगर √3 जो है अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करो, मतलब अब सी का मिला हमें 12√3 प्लस 10 मीटर। अभी क्वेश्चन ये आता है कि √3 का वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं करना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में √3 इज इक्वल टू 1.73 मीटर दिया हुआ है तो हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था इसीलिए सी का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा? 12√3 प्लस 10 मीटर। इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन आ सकता है, 2 6 are 12, 2 5 are 10। अगर 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या? 6√3 प्लस 5 मीटर।